Hello, welcome to Success EduTech. My name is Mahadev Maitre. Today we are going to learn Standard 5th, Subject Environmental Studies, Chapter number 9. Chapter name is Maps, Our Companions, यानी मानचित्र हमारा साथी। मैप्स को मानचित्र कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। The land in our environment is not of the same height everywhere, यानी कि हमारे परिसर की जमीन समान ऊंचाई की नहीं होती। This unevenness gives rise plains and islands, यानी इन ऊंची नीची होने के कारण जमीन के विशिष्ट आकार प्राप्त होते हैं। इससे पहाड़, घाटी, पठार, मैदान, द्वीप आदि भूरूप तैयार होते हैं। यू हैव स्टडीड दिस इज इन द थर्ड चैप्टर, इसका अध्ययन हमने तीसरे पाठ में प्रकरण में किया है। फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एनवायरनमेंट it is necessary to study the physical और नेचुरल सेटअप ऑफ द लैंड, यानी कि अपना परिसर कैसा है इसे अच्छी तरह समझने के लिए वहाँ के भू रचना अर्थात प्राकृतिक रचना की जानकारी होना आवश्यक है। इन स्टैंडर्ड 4 when we have learned about maps we saw a 5000 year old map, यानी कि कक्षा चौथी में हमने मानचित्र संबंधी जानकारी प्राप्त की थी। उसमें 5000 वर्ष पूर्व का मानचित्र था। This means that man has felt the need to make maps since ancient times. At that time, maps were mainly used in wars. While fighting a battle, it is important to have detailed knowledge of the terrain. It helps in working out strategies of defeating the enemy. Maps were very useful for this purpose. यानी कि कक्षा चौथे में जो हमने पढ़ा था कि मानचित्र संबंधी जानकारी प्राप्त की थी, उस महसूस हो रही थी। उस समय मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से युद्ध के लिए होता था। युद्ध करते समय क्षेत्र की भूरचना, प्राकृतिक रचना की गहरी जानकारी आवश्यक होती थी। इससे शत्रु को पराजित करने के लिए दांवपेच खेलना सहज होता था। इस काम के लिए परिसर की भूरचना के मानचित्र का उपयोग किया जाता था। Taking into account the differences in their heights, shapes, etc., various landforms can be shown on a map. There are different methods of showing these landforms on a map. यानी कि भूरूप की ऊंचाई, आकार आदि का अंतर ध्यान में रखकर मानचित्र में विविध भूरूप दर्शाए जा सकते हैं। मानचित्र पर ये भूरूप भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दर्शाए जाते हैं। मानचित्र के आधार पर भूरूप कौन कौन सी पद्धतियाँ दर्शाए जा सकते हैं इसे समझे। लैंडफॉर्म्स ऑन अ मैप, लेट्स लुक एट दीज मेथड्स। ट्राई दिस, करके देखो। यू आर गोइंग टू अ फोर्ट फॉर योर स्कूल ट्रिप. You travel by bus to a certain
स्थान पर उतरे हो। To certain point and then get off. The fort is on a hill. To reach the fort, you have to cross another hill and also a valley. Show the two hills and the valley in the blank box given on this page. How will you show that the valley is deep and the mountain is high? यानी कि उस स्थान पर जब आप उतरे हो, किला एक पहाड़ पर है, वहाँ जाने के लिए तुम्हें और एक पहाड़ तथा एक खाई पार जाने पड़ेगा। दोनों पहाड़ और खाई को संलग्न चौखट में दर्शाओ। यह दर्शाते समय इस बात पर विचार करो कि इसमें खाई की गहराई और पहाड़ की ऊंचाई कैसे दर्शाई जाएगी। कैन यू टेल? हियर इज अ मैप ए। कॉन्टूर इंटरवल 100 मीटर्स का मैप यहाँ पर दर्शाया गया है। और मैप बी, इसमें कुछ इंडिकेशंस है, उसको हम देखते हैं। हाइट्स इन मीटर्स, जैसे लेस दैन 200, 200 to 300, 300 to 400 and lastly the more than 400। और आगे मैप सी है। स्टडी the maps and answer the following questions। ऊपर दिए गए मानचित्रों का निरीक्षण करें। ये सभी मानचित्र एक ही क्षेत्र की भूरचना दर्शा रहे हैं, परंतु इन मानचित्रों में अंतर है। मानचित्रों का निरीक्षण करके आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। इन मैप ए, हाउ हैज़ द हाइट ऑफ द लैंड बीन शोन। मानचित्र अ में क्षेत्र की ऊंचाई किस आधार पर दर्शाई गई है? Now the next is the length and width of a landform can be easily तथा चौड़ाई सहजता से दर्शाई जा सकती है। However, the height and depth cannot be shown as easily। परंतु भूरचना की गहराई तथा ऊंचाई सहजता से दिखाई नहीं जा सकती। There are different methods of showing the elevation or height of the land। यानी कि इन मुद्दों को मानचित्र में दिखाने के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कॉन्टूर लाइन मेथड, पहला समोच्च रेखा पद्धति। सेकंड लेयर पेंटिंग मेथड यानी रंग पद्धति। तीसरा डिजिटल एलिवेशन मॉडल, उठाव यानी उभार दर्शक प्रारूप। ऐसे 3 मेथड है, 3 पद्धति है। लेट्स मूव द नेक्स्ट पॉइंट, that is the first method, contour line method यानी समोच्च रेखा पद्धति। This method is used to show the unevenness of landforms on a map। यानी इस पद्धति का उपयोग मानचित्र में जमीन की ऊंचाई और निचलापन दर्शाने के लिए करते हैं। The height of the land is measured from sea level। जमीन की ऊंचाई समुद्र की सतह से नापते हैं। Next point of the same heights are identified, their position is marked accurately
यानी कि जमीन की ऊंचाई समुद्र की सतह से नापते हैं। इसके बाद जमीन समान ऊंचाई के स्थान निश्चित किए जाते हैं। मानचित्र में उनका उल्लेख उच्च स्थान पर किया जाता है। मानचित्र पर दिखाए गए ये स्थान रेखा की सहायता से एक दूसरे को जोड़ देते हैं। समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली इस रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं, यानी कॉन्टर लाइन्स। See map A. In the map, lines are drawn, each joining places of specific height. This way, the relief of the land can be easily shown. It helps us to understand the slope of the land and the height of different places. यानी कि मानचित्र में दिखाए गए स्थानों की रेखा के सहायता के साथ एक दूसरे को जोड़े जाते हैं। और जो समोच्च रेखा है, जैसे कि मानचित्र अ देखो, इसमें समान ऊंचाई के स्थानों के आधार पर रेखाएं खींची गई है। इस पद्धति के कारण क्षेत्र की जमीन का ऊंचा नीचा आकार सहजता से ध्यान में आता है। क्षेत्र का ढलान तथा विविध स्थानों की ऊंचाई समझने में मदद होती है। यह ध्यान में रखो। यदि समोच्च रेखाओं के बीच की जमीन की ढलान मंद होती है, इस जानकारी के लिए संलग्न आकृति की मदद लो। You observe the given diagram. Note that when there is a less distance between the counter lines, the slope is steep, whereas if the distance is great, the slope is gentle. Now the next method is layer painting method. This method is based on contour lines. In this method, the spaces between contour lines are filled with color. यानी यह समोच्च रेखाओं पर आधारित पद्धति है। इस पद्धति में समोच्च रेखाओं के बीच रंग भरे जाते हैं। Each color indicates a specific height. इस पद्धति में जो रंग भरे जाते हैं, प्रत्येक रंग ऊंचाई के अनुसार निश्चित किया जाता है। For example, water bodies are colored blue. यानी उदाहरणार्थ जल भागों के लिए नीला रंग। Whereas the adjoining land is colored dark green, land higher than that is colored a light green. Next higher land is colored yellow and so on. यानी कि उदाहरण अधिक ऊंचाई की जमीन के लिए हल्का हरा रंग तथा इससे भी अधिक ऊंची जमीन के लिए पीला रंग इत्यादि। Study the given color index. Note how the colors change with the height. The colors between the counter lines show the difference in the physical setup. See map B. जैसे मैप बी में हमने देखा है, साथ वाली रंग तालिका का निरीक्षण करो। ऊंचाई के अंतर के अनुसार रंग संगति में होने वाला परिवर्तन ध्यान में रखो। समोच्च रेखाओं के बीच उपयोग में लाए गए रंगों के कारण भूरचना का अंतर तुरंत ध्यान में आता है।
Now the third method is digital elevation model. उठाव आभार दर्शक प्रारूप. This is the most modern method. In this, the information obtained through man-made satellite is presented with the help of computers. See map C. In it, we can directly observe the difference in the height of landforms. यानी कि यह सबसे आधुनिक पद्धति है. इसमें कृत्रिम उपग्रहों की मदद से लेनी पड़ती है. कृत्रिम उपग्रह द्वारा भेजी गई जानकारी का उपयोग करके ये मानचित्र बनाए जाते हैं. मानचित्र सी देखो, ऊंचाई के अनुसार भूरचना में होने वाले परिवर्तन इस मानचित्र में स्पष्ट दिखाई देते हैं. Maps made using the above methods help us to understand the physical setup of a region. In other words, they give us an idea of its height, relief and slope. Using computers, we can even find the height of each point on a digital map. यानी कि ऊपर दी गई पद्धतियों का उपयोग करके मानचित्र तैयार करने पर क्षेत्र की प्राकृतिक रचना अथवा भूरचना सही समझ में आती है. अर्थात ऊंचाई, गहराई अथवा ढलान आदि का अनुमान होता है. फिजिकल मैप्स कैन बी यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशंस, टूरिज्म, ड्राइविंग ऑफ माउंटेनिंग रूट्स, इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स एटसेट्रा. संगणक की ऊंचाई देखी जा सकती है. संगणक की सहायता से इस मानचित्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई देखी जा सकती है. प्राकृतिक मानचित्रों का उपयोग हम सेना की गतिविधियां, पर्यटन, गिरिभ्रमण, मार्ग तैयार करना, परिसर के विकास का नियोजन आदि कार्यों के लिए करते हैं. इस प्रकार मैप का उपयोग होता है. डू यू नो, क्या तुम जानते हो? Nowadays, many modern methods of making maps have been developed. Previously, relief was shown using the hill shading technique. The map given below is an example of this. क्या तुम जानते हो कि मानचित्र तैयार करने की अनेक आधुनिक पद्धतियां अब विकसित हुई है. इससे पहले प्रकाश छाया पद्धति का उपयोग करके मानचित्र तैयार किए जाते थे. ये नीचे दिया गया मानचित्र इसका उदाहरण है. Many people use maps. Many components are shown in maps or outline maps. If these components are shown on different maps in different ways, it will be difficult to understand them. यानी कि मानचित्र का उपयोग अनेक लोग करते हैं. प्रारूप अथवा मानचित्र में विविध घटक दिखाए जाते हैं. वे भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दिखाए जाते हैं. तो प्रारूप अथवा मानचित्र समझने में कठिनाई होती है. Therefore, standard signs and symbols are used to make the map easy to read. These symbols and signs are universally used for specific components. That is why everyone can understand them. यानी कि जो मानचित्र कठिनाई समझने में कठिनाई होती है, अतः मानचित्र में दर्शाए गए घटक सभी लोग सहजता से समझ सके, इस दृष्टि से चिन्ह तथा संकेतों का
उपयोग किया जाता है। ये संकेत और चिन्ह ऐसी विशिष्ट और समान पद्धति द्वारा दर्शाए जाते हैं कि ये सामान्यतः सभी की समझ में आए। फर्स्ट है जैसे कन्वेंशनल साइंस यानी कि संकेत। Signs are used to show various things on a map as per convention. These are in the form of letters or geometrical shapes. For example, lines, circles, triangles, dots, etc. मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संकेत प्राय भूमितीय आकृतियों के स्वरूप में होते हैं। उदाहरणार्थ रेखा, वृत्त, त्रिकोण, त्रिभुज, बिंदु इत्यादि। देन द नेक्स्ट इज कन्वेंशनल सिंबल्स यानी कि चिन्ह। सिंबल्स आर यूज्ड टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप एज पर कन्वेंशन। सिंबल्स आर मेंशन ड्राइविंग of the respective objects. For example, temples, mosques, forts, etc. मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह उन घटकों के चित्र रूपों की छोटी आकृतियाँ होती है। उदाहरणार्थ मंदिर, मस्जिद, किला इत्यादि। The use of signs and symbols in a map helps the reader to get exact information about the places on the map. A list of the things that the signs and symbols represent is given in the key to the map. यानी कि चिन्हों तथा संकेतों का उपयोग करने पर संबंधित स्थानों के विषय में संक्षिप्त तथा सही जानकारी मानचित्र पढ़ने वाले को प्राप्त होती है। चिन्ह तथा संकेत जिन बातों के लिए उपयोग में लाए गए हैं उसकी जानकारी मानचित्र की सूची में दी जाती है। स्टडी द लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया व्हाइल मेकिंग मैप्स। भारतीय सर्वेक्षण संस्था द्वारा मानचित्र तैयार करने हेतु उपयोग में लाए गए कुछ चिन्ह तथा संकेत साथ में दिए गए हैं। इनका अध्ययन करो। पीओ पोस्ट ऑफिस यानी डाक कार्यालय। देन हार्बर यानी बंदरगाह। देन लाइट हाउस यानी दीपगृह। नेक्स्ट फोर्ट यानी किला। देन बरियल ग्राउंड स्मशान भूमि। देन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट इज बैटल फील्ड यानी युद्ध भूमि। देन रेलवे यानी रेल मार्ग। वेल यानी कुआं। स्प्रिंग झरना। ट्रायंगुलेशन मार्क स्थानीय ऊंचाई। सेटलमेंट यानी बस्ती। ग्रास यानी घास। कॉन्टर लाइन यानी समोच्च रेखा। लेक तालाब। देन रोड सड़क। देन माइन खदान, इसको खान भी कहा जाता है। देन आरएफ यानी रिजर्व फॉरेस्ट्स यानी आरक्षित वन। Do you know the Survey of India is the foremost map making institute in India? It was established in
1767. This institute has made a large number of topographic maps of the Indian subcontinent on various scales by conducting field surveys. These maps are known the world over for their accuracy. The institute headquarters are in Dehradun, Uttarakhand. यानी कि क्या तुम जानते हो, भारतीय सर्वेक्षण संस्था भारत के मानचित्र बनाने वाली मुख्य संस्था है। इसकी स्थापना सन 1767 में हुई। इस संस्था ने प्रत्यक्ष रूप से सर्वेक्षण करके भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न पैमानों पर आधारित स्थलदर्शक मानचित्र तैयार किए हैं। ये मानचित्र अपनी अचूकता के लिए विश्वमान्य है। इस संस्था का मुख्य कार्यालय उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया 1767 का ये चिन्ह हम देख रहे हैं। ट्राई दिस करके देखो। मेक एन आउटलाइन मैप ऑफ योर नेबरहुड और स्कूल लाइक यू डिड बिफोर। फर्स्ट डिसाइड द साइंस एंड सिम्बॉल्स you will use them in the map. Do you now understand each other's outline maps better? करके देखो। अब पहले की तरह अपने विद्यालय अथवा घर के परिसर का प्रारूप पुनः तैयार करो। इसमें उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह तथा संकेत पहले निश्चित करो। इस प्रारूप के लिए उनका उपयोग करो। अब देखो, क्या तुम सहजता से एक दूसरे का प्रारूप समझ लेते हो? यहाँ पर ये पाठ चैप्टर पूरा होता है, टॉपिक पूरा होता है। व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, हमने क्या सीखा? इंट्रोडक्शन टू लैंडफॉर्म्स यानी भूरूपों की पहचान। द नेक्स्ट मेथड्स ऑफ द शोइंग फिजियोग्राफी, मानचित्र में प्राकृतिक रचना दर्शाने की पद्धति। 3 पद्धति हमने देखी है। द यूज ऑफ कलर्स टू शो हाइट, ऊंचाई तथा गहराई के लिए रंगों का उपयोग। देन द लास्ट वन इज द यूज ऑफ कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बॉल्स, चिन्हों तथा संकेतों का उपयोग। यहाँ तक हमने देखा है। आई होप you enjoyed this topic. Stop here. Thank you. Thanks a lot. Thank you to the Success EduTech team. Thank you all. Thanks.